Welcome. The topic we are discussing is the classification of fatty acid and lipids. Very important topic. And ये जो पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है फैटी एसिड और लिपिड की, इसमें से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शुरू के 5-10 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज फैटी एसिड, व्हाट इज लिपिड, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, देन द थिंग्स आर वेरी सिंपल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द पॉइंट दैट इज व्हाट इज फैटी एसिड. फैटी एसिड का बहुत सिंपल डेफिनेशन है. अगर कोई भी कार्बन चेन है और उसके ऊपर अगर आपने एसिड ऐड कर दिया, मींस COH ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं फैटी एसिड. अब ये जो कार्बन चेन आपने लिए, इसमें कार्बन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है 6 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली इफ देयर इज अ कार्बन चेन विथ एसिड, अगर कार्बन चेन के ऊपर एसिड अटैच कर रखा है तो उसको बोल दिया फैटी एसिड. द कार्बन चेन नंबर्स कैन वेरी, ये कैन बी डिफरेंट. When it comes to lipid, अब हमें फैटी एसिड समझ में आ गया. जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं फैटी एसिड, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए. फैटी एसिड का मतलब है कार्बन चेन विद एसिड, दैट इज फैटी एसिड. नाउ कमिंग टू लिपिड. लिपिड क्या होता है? फैटी एसिड के ऊपर अगर आप अल्कोहल को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं लिपिड हो गया. अल्कोहल जो होता है, हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं. इन दोनों में से एक अल्कोहल यूज करना होता है. या तो आप यूज करो ग्लिसरॉल को या फिर यूज करो स्फिंगोसिन को. यू विल यूज आइदर ऑफ द वन, fatty acid with glycerol or fatty acid with sphingosine. If that is there, it is lipid. So lipid बनाने के लिए जो bare minimum requirement है, ये दो चीज होनी चाहिए. लिपिड का मतलब होता है फैटी एसिड विद अल्कोहल. अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल यूज करना है या स्फिंगोसिन यूज करना है. लिपिड के क्लासिफिकेशन को दैट वाज गिवन बाय ब्लूर्स. सो एक हम क्लासिफिकेशन यूज करेंगे लिपिड में, दैट इज द ब्लूर्स क्लासिफिकेशन. ये थोड़ा सा लेंदी है बट इसमें बहुत सारी डिजीज है और ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए. What is Bloor's classification? ब्लूर ने यह बताया कि लिपिड को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड का मतलब क्या होता है? सिंपल लिपिड का मतलब है देयर आर ओनली 2 थिंग्स, फैटी एसिड विद अल्कोहल, जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लिपिड बनाने के लिए. तो अगर खाली फैटी एसिड और अल्कोहल कहीं पे है और लिपिड बन रहा है तो उसको बोल दिया सिंपल लिपिड है. लेकिन अगर कहीं पे फैटी एसिड, अल्कोहल ये तो है ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है, if anything extra is there, the anything extra can be protein, can be phosphate, can be carbohydrate. अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कॉम्प्लेक्स हो गया. सो दो कैटेगरी तो हमें समझ में आ गई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड. सिंपल में तो केवल दो ही चीज होगी, फैटी एसिड विद अल्कोहल. अगर उसके ऊपर कुछ और जोड़ दिया तो कॉम्प्लेक्स बन गया. द थर्ड इज डिराइव्ड. अभी हम डिराइव को आगे चल के डिस्कस कर लेंगे. पहले हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या है. सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल होता है ट्राइग्लिसराइड. तो ट्राइग्लिसराइड वर्ड देख के हमें पता है कि ये एक सिंपल लिपिड है, तो इसके अंदर दो चीज होगी. इसके अंदर फैटी एसिड होगा और अल्कोहल होगा. क्योंकि ये सिंपल है तो दो ही चीज हो सकती है. इसके अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड. और कौन सा अल्कोहल कंपोनेंट होता है? हमारे पास दो ऑप्शन थे, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन. और आप नाम देख के बता सकते हो कि ट्राइग्लिसराइड में कौन सा अल्कोहल रहा होगा. द अल्कोहल विच इज देयर इज ग्लिसरॉल. So if you take 3 fatty acid and you attach with glycerol, that is called as the triglyceride. ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे मिलता है, पर्टिकुलरली एडिपोज टिश्यू. हमारे एब्डोमेन के चारों तरफ, हमारी थाइज में जो एडिपोज टिश्यूज है वो मेनली इज मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड. सो इट मेक्स द ट्राइग्लिसराइड, दे मेक्स मैक्सिमम proportion of adipose tissue. Now comes the complex lipid. सिंपल लिपिड तो बहुत क्लियर है, फैटी एसिड विद अल्कोहल. नाउ कम्स द कॉम्प्लेक्स लिपिड, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड इज फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड जो होता है वो आप कंपोजिशन बताएंगे आप, फैटी एसिड विद अल्कोहल. और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, और नाम में पता लग रहा है क्या एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट. सो अगर ऐसा है फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस फॉस्फेट, ये फॉस्फोलिपिड हो गया. हमारे पास अल्कोहल में दो ऑप्शन होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते थे. आप यूज कर सकते थे या तो ग्लिसरॉल या यूज कर सकते थे स्फिंगोसिन. मान लीजिए मेरे को एक फॉस्फोलिपिड बनाना है, तो मैंने कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज किया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल विथ फॉस्फेट. या फिर मैं बना सकता था फैटी एसिड, स्फिंगोसिन विथ फॉस्फेट.
सो फॉस्फोलिपिड दो टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा अल्कोहल यूज किया है, ग्लिसरॉल को यूज किया है या स्फिंगोसिन को यूज किया है। अगर ग्लिसरॉल को यूज किया है तो हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर स्फिंगोसिन को यूज किया होता, दिस इज कॉल्ड एज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड इज ऑफ टू टाइप, ग्लिसरो एंड स्फिंगो। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल होता है कार्डियोलिपिड, लेसिथिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल हो जाता है जैसे कि स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ कार्डियोलिपिन एक्सेप्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कार्डियोलिपिन जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। तो हम ये बता सकते हैं कि कार्डियोलिपिन के जो तीन कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है तो इसके अंदर जो तीन कंपोनेंट होंगे, इट इज फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। So if you remember the name of the group, then you can easily identify that what are the components will be there. And this is the main question that they ask. If they try to correlate it clinically, see here how they can do it. In the lungs we have the clusters of the alveoli. अगर मैं एक alveoli को बाहर निकाल के देखता हूँ, for example here, alveoli के अंदर there is a layer of the liquid is there, जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट क्या कर रहा है अंदर? हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी एल्यूलाई से हवा बाहर आती है, लेकिन एल्यूलाई बिल्कुल कोलैप्स नहीं होती। एल्यूलाई इसलिए कोलैप्स नहीं होती क्योंकि उसके अंदर सर्फेक्टेंट होता है, और सर्फेक्टेंट इसको कोलैप्स होने से बचाता है, इसीलिए थोड़ी हवा हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज, सर्फेक्टेंट इज टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द लंग। एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बताता है, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्यूलाई। ये सर्फेक्टेंट आया कहां से? Surfactant was produced by type 2 pneumocytes. हमारे लंग्स के एल्यूलाई में दो टाइप के न्यूमोसाइट्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं वो तो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, और टाइप 2 का काम है सर्फेक्टेंट बनाना। इस सर्फेक्टेंट का केमिकल नेचर क्या होता है? सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ लेसिथिन। सर्फेक्टेंट जो है वो लेसिथिन से बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ लेसिथिन। Just now we have discussed that lecithin was a glycerophospholipid. So हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारा लेसिथिन है जो कि सर्फेक्टेंट बना रहा है, और ये सर्फेक्टेंट बहुत जरूरी है। ये सर्फेक्टेंट हमारे फीटल लाइफ में बनना चालू हुआ था, और 28 वीक्स के बाद में बहुत ज़्यादा बनने चालू होता है, और 32-34 के आसपास काफ़ी कुछ बन चुका होता है। तो इसीलिए अगर 28 वीक से पहले बर्थ हो जाता है बेबी का, तो उसके सर्वाइव के चांस बहुत कम है, क्योंकि उसके लंग्स मैच्योर नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर सर्फेक्टेंट नहीं है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि प्री मेच्योर डिलीवरी होने वाली है, तो बेबी सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, हमें पहले ये कंफर्म करना होता है कि लंग्स मैच्योर हुए या नहीं हुए, मतलब कि लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट बना या नहीं बना। लंग्स में सर्फेक्टेंट बना या नहीं बना मींस सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ लेसिथिन। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंफर्म दैट? हम क्या करते हैं, यूएसजी गाइडेड एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ यूएसजी प्रोब हम एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोसिंथेसिस। हमने एमनियोसिंथेसिस किया, बेसिकली हमने एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल निकाला। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल निकालते हैं, फिर इसके अंदर इस सैंपल को हम लैब में भेजते हैं, और लैब वाले को ये बोलते हैं कि हमें इसके अंदर लेसिथिन कितना है और स्फिंगोमाइलिन कितना है, ये पता करके बताओ। फिर शाम को रिपोर्ट आ जाती है कि लेसिथिन इतना है, स्फिंगोमाइलिन इतना है। हम रेशो निकाल लेते हैं। अगर ये रेशो 2 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि लेसिथिन जो है वो 2 गुना ज्यादा है स्फिंगोमाइलिन से। If the lecithin is twice higher than the sphingomyelin, means we will say lungs are matured. Lungs mature हो चुके। If the lecithin is twice higher, because lecithin means surfactant. Lecithin means surfactant. So this is one of the clinical correlation which is there for lecithin. अब हम बात करते हैं, there is one clinical correlation for sphingomyelin. See, sphingomyelin का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, that is called as sphingomyelinase. स्फिंगोमाइलिनेज क्या करता है? स्फिंगोमाइलिन को मेटाबोलाइज करके उसको खत्म कर देता है, उसको यूज कर लेता है, और आपकी मेरी बॉडी में स्फिंगोमाइलिनेज बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए हमारे बॉडी में स्फिंगोमाइलिन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो रहा है। अगर इस स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई,
तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो स्फिंगोमाइलिन बढ़ने लग जाएगा और वो अलग अलग जगह पे इकट्ठा होगा। इस पर्टिकुलर डिजीज को हम बोलते हैं नियमन पिक्स डिजीज। नियमन पिक्स डिजीज, दैट स्फिंगोमाइलिन इज गोइंग टू एक्यूमुलेट एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज स्फिंगोमाइलिन का मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा है। जब ये एक्यूमुलेट होता है तो ये एक्यूमुलेट होता है लीवर के अंदर, उसकी वजह से पेशेंट को हिपेटोमेगैली हो जाता है। ये एक्यूमुलेट हो सकता है आईज के अंदर। हमारे आई के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, एक तो होते हैं लेफ्ट टू राइट, दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हमारा आई बॉल अप एंड डाउन भी मूव करता है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। तो जब ये स्फिंगोमाइलिन एक्यूमुलेट होता है तो पेशेंट का वर्टिकल आई मूवमेंट पैरालाइज्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल गेज पाल्सी। ये स्फिंगोमाइलिन का एक्यूमुलेशन ब्रेन में भी होता है, दिस इज गोइंग टू लीड टू डिक्रीज इन द आईक्यू। दिस स्फिंगोमाइलिन विल एक्यूमुलेट इन द मैक्रोफेज ऑल्सो। मैक्रोफेज के अंदर स्फिंगोमाइलिन एक्यूमुलेट हो जाता है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। और इस एक्यूमुलेशन को हम बोलते हैं फोम सेल्स। सो फोम सेल्स बन जाते हैं। दिस पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज नियमन पिक्स डिजीज। सो व्हाट इज नियमन पिक्स डिजीज इज कि अगर किसी की बॉडी में स्फिंगोमाइलिनेज नाम का एंजाइम नहीं है तो स्फिंगोमाइलिन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो स्फिंगोमाइलिन अलग अलग जगह जा जाके इकट्ठा हो जाएगा और उस ऑर्गन्स को काम करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम बोलते हैं नियमन पिक डिजीज। Let's understand the second example of the complex lipid, and this is the one of the biggest flowchart that we are going to make in the biochemistry. बहुत सारे डिजीज है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, उसको यहीं याद करके खत्म करने की कोशिश करनी है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अटेंटिव रहोगे ना अगले 10-15 मिनट के लिए तो इसको यहीं याद करके खत्म कर देंगे। देखिए क्या है, द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड इज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, अगेन नाम देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या हो रहा है यहाँ पे। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में द थिंग्स विच आर देयर इज फैटी एसिड, एल्कोहल होगा। एल्कोहल नाम में समझ में आ गया कौन सा एल्कोहल है, तो स्फिंगोसिन है। और ग्लाइको वर्ड यूज किया है, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। सो द सेकंड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड इज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई है। लिपिड के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ दी हमने, कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम लिपिड के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करें, चाहे प्रोटीन करें, चाहे फॉस्फेट करें, कार्बोहाइड्रेट करें, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसको बनाते कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं फैटी एसिड और स्फिंगोसिन। फैटी एसिड और स्फिंगोसिन को जब हम जोड़ देते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम बोलते हैं सेरामाइड। और इस सेरामाइड के ऊपर हम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट, और इस तरीके से हम बनाते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। सो बेसिकली ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बनता कैसे, फैटी एसिड और स्फिंगोसिन जुड़ता है, वो बनाते हैं सेरामाइड। सेरामाइड के ऊपर अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो इसको हमने बोल दिया ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। इस ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड को कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, लेकिन जो बेटर नेम है वो है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हमें यह देखना है कि ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं। टाइप बनेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के उस चैप्टर में देखा था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ग्लाइकोलिपिड बनाना है तो आप अलग अलग कार्बोहाइड्रेट ऐड करते जाओ। आप सेरामाइड का मॉलिक्यूल बना दो और उस सेरामाइड के ऊपर आप अलग अलग कार्बोहाइड्रेट ऐड करो। कभी मोनोसेकेराइड ऐड कर दो, कभी ओलिगोसेकेराइड ऐड कर दो। अगर अलग अलग कार्बोहाइड्रेट ऐड करोगे तो अलग अलग टाइप का ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बनेगा। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव a classification of the glycosphingolipid. So let's see that. So what we have discussed so far, अभी तक हमने ये डिस्कस किया, हम जो डिस्कशन चल रहा है अभी वो है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड का। और अब आपको सबसे ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है इस पूरे लेक्चर में। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन फॉर दैट, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, सबसे पहले मुझे कंपोजिशन बताओ क्या क्या होगा इसके अंदर। एक तो फैटी एसिड होना ही होना है। एल्कोहल कौन सा दिख रहा है, स्फिंगोसिन। सबसे पहले ये दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इन दो मॉलिक्यूल के जुड़ने को जो हम बोलते हैं दैट इज रेफर्ड एज सेरामाइड। अब इसके ऊपर हम तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करने वाले हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे सेरामाइड के ऊपर तो जो मॉलिक्यूल बन जाएगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। अब कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट यू कुड हैव टेकन मोनोसेकेराइड एज योर कार्बोहाइड्रेट, आप मोनोसेकेराइड को ले सकते थे।
You could have taken oligosaccharide as your carbohydrate. आप ओलिगोसैकेराइड यूज कर सकते थे. You could have used ओलिगोसैकेराइड प्लस नाना. अभी मैं आपको बताऊंगा नाना क्या होता है. आप ये भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते थे. तो बेसिकली सेरामाइड के ऊपर आप अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट ऐड कर करके अलग अलग टाइप का ग्लाइकोलिपिड बना सकते थे. अगर आपने मोनोसैकेराइड ऐड किया होता तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो ये बन रहा था फैटी एसिड स्फिंगोसिन प्लस मोनोसैकेराइड. अगर इस तरीके से आप ग्लाइकोलिपिड बनाते तो इसको हम बोलते हैं सेरेब्रोसाइड. दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रोसाइड. अगर आपने ओलिगोसैकेराइड ऐड किया होता तो जो कॉम्बिनेशन बनता वो होता फैटी एसिड स्फिंगोसिन प्लस ओलिगोसैकेराइड. इसको हम बोलते हैं ग्लोबोसाइड. ये जो ग्लाइकोलिपिड बनता है उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड. अगर आपने यूज किया होता ओलिगो प्लस नाना तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है फैटी एसिड स्फिंगोसिन ओलिगोसैकेराइड प्लस नाना. इसको हम बोलते हैं गैंग्लियोसाइड. तो ग्लाइकोलिपिड जो है वो तीन टाइप का है. कौन कौन से तीन टाइप हो गए? सेरेब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड. डिपेंडिंग कि आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐड किया है. मोनोसैकेराइड किया है, ओलिगो प्लस नाना किया है. अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये भी तो हो सकता था कि मोनोसैकेराइड तो हमारे पास बहुत सारे हैं. आप ग्लूकोज भी यूज कर सकते थे, गैलेक्टोज कर सकते थे. तो मान लीजिए अगर मैं सेरेब्रोसाइड बना रहा हूं और मोनोसैकेराइड तो मैं कोई सा भी यूज कर सकता था, मैं ग्लूकोज भी यूज कर सकता था, गैलेक्टोज भी कर सकता था. अगर मैं कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाऊं, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड स्फिंगोसिन प्लस ग्लूकोज, ये भी मोनोसैकेराइड है. ऐसा भी कर सकते थे फैटी एसिड स्फिंगोसिन प्लस गैलेक्टोज, ये भी गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है. तो आप कोई सा भी मोनोसैकेराइड यूज कर सकते थे सेरेब्रोसाइड बनाने के लिए. अगर आपने ग्लूकोज यूज किया होता सेरेब्रोसाइड बनाने के लिए तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड. और अगर गैलेक्टोज यूज किया होता एज योर मोनोसैकेराइड देन इट वुड हैव कॉल्ड एज गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइड. सो सेरेब्रोसाइड दो टाइप का हो गया, ग्लूको एंड गैलेक्टो, डिपेंडिंग कि हमने कौन सा मोनोसैकेराइड यूज किया. ग्लूकोसेरेब्रोसाइड जो होता है इसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज. ग्लूकोसेरेब्रोसाइड को मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड एज बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज. अगर ये बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड मेटाबोलाइज नहीं होगा, बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज गाउचर डिजीज. इसी तरीके से गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है जो आपकी और मेरी बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज. We have two types of galactoserebrosidase, alpha and beta. Alpha galactoserebrosidase, beta galactoserebrosidase. अगर किसी के अंदर अल्फा की डेफिशिएंसी हो जाए, if there is deficiency of alpha galactoserebrosidase, then this is called as Fabry disease. अल्फा galactoserebrosidase की डेफिशिएंसी हो जाए तो called as Fabry disease. अगर बीटा की डेफिशिएंसी हो जाए that is called as Krabbe disease. ये अभी फ्लो चार्ट ऐसे देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत लेंदी होता जा रहा है, बट एक बार हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे तब ये थोड़ा सा आपको आसान लगेगा और फिर जब आप एक दो बार और पढ़ेंगे धीरे धीरे ये याद आ जाएगा. लेकिन इसमें आपको हर स्टेप पे ये स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हर एक बार आपको ये सोचना है कंपोजिशन क्या है, वो कंपोजिशन दिमाग में रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन कम्स टू ग्लोबोसाइड से कोई डिजीज का एसोसिएशन नहीं है, कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है. नाउ कम्स टू गैंग्लियोसाइड का जो कॉम्बिनेशन था वो था फैटी एसिड स्फिंगोसिन ओलिगोसैकेराइड प्लस नाना. नाना जो होता है, नाना का फुल फॉर्म मैं यहां लिख रहा हूं. नाना स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसियालिक एसिड.
मोनोसियालिक एसिड और द एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड। तो इसके नाना के कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैंग्लियोसाइड बनाने में, उसके बेसिस पे गैंग्लियोसाइड 3 टाइप का होता है, GM1, GM2 एंड GM3, डिपेंडिंग कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं नाना के। ये जो GM1 मॉलिक्यूल होता है, ये जो GM1 टाइप का गैंग्लियोसाइड होता है, ये हमारी बॉडी में कोलेरा टॉक्सिन के रिसेप्टर्स बनाता है। हमारी बॉडी में जो कोलेरा टॉक्सिन के रिसेप्टर्स बने हुए हैं, दैट इज मेड अप ऑफ GM1 मॉलिक्यूल। दिस वाज आस्क्ड इन द रिसेंट द जुलाई 2023 एग्जाम ऑफ FMG। कोलेरा टॉक्सिन रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ गैंग्लियोसाइड? GM1। GM3 जो होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड, ये सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड होता है। और ये जो GM2 होता है, इसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज हेक्सोसामिनिडेज, हेक्सोसामिडेज A एंड B, हेक्सोसामिडेज A एंड B। अगर हेक्सोसामिडेज A की डेफिशिएंसी हो जाए, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ A, हेक्सोसामिडेज A, दिस इज कॉल्ड एज Tay-Sachs डिजीज। अगर A और B की डेफिशिएंसी दोनों की हो जाए, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ A एंड B बोथ, बी की अलोन नहीं होती, बी की जब भी होगी ए के साथ होगी, दिस इज कॉल्ड एज सेंडॉफ डिजीज, सेंडॉफ डिजीज। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लाइकोलिपिड वी हैव। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है, अगर लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो ग्लाइकोलिपिड बोल दिया। कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐड किया है, उसके बेसिस पे 3 टाइप के ग्लाइकोलिपिड है, सेरेब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड। अगर आपने मोनोसेकेराइड ऐड किया है तो इसको बोल दिया हमने सेरेब्रोसाइड। अगर आपने ओलिगोसेकेराइड ऐड किया तो ग्लोबोसाइड, ओलिगो के साथ में नाना भी ऐड किया है तो बोल दिया गैंग्लियोसाइड। और फिर उसके अदर उनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, अगर वो नहीं है तो देयर विल बी सम डिसऑर्डर्स। कंफ्यूजन होता है कभी कभी अल्फा और बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड में, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, अल्फा फा से फेब्री, अल्फा की डेफिशिएंसी से फेब्री होता है और बीटा की डेफिशिएंसी से क्रेबे होता है, तो हम इसको याद रख लेते हैं बकरा। बीटा से क्रेबे है, अल्फा फा से फेब्री है। So these are the various types of glycosphingolipid we have। इस फ्लो चार्ट को आपको 2-3 बार देखना होगा और ये याद हो जाएगा, और ये याद करना बहुत जरूरी है। नाउ एक चीज यहाँ पे समझिए आप, इन सारी डिजीज में जो भी हमने लिखा है, गाउचर, फेब्री, क्रेबे, टे-सेक्स, सेंडॉफ, इन सब में जो लिपिड इकट्ठा हो रहा है, उसमें अल्कोहल कंपोनेंट कौन सा है? स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन। हमने एक डिजीज पहले और पढ़ा था, उसका नाम था नियमन पिक्स डिजीज। नियमन पिक्स डिजीज में भी जो मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ था, उसमें अल्कोहल कौन सा था? स्फिंगोसिन। तो बेसिकली इन सारी डिजीज में जो लिपिड इकट्ठा हो रहा है, उसमें अल्कोहल कंपोनेंट स्फिंगोसिन है। इसलिए इन सारी डिजीज को एज ए ग्रुप बोला जाता है स्फिंगोलिपिडोसिस। मतलब इन सारी डिजीज के अंदर वो लिपिड इकट्ठा होता है जिसके अंदर स्फिंगोसिन एज ए अल्कोहल होता है। सो ऑल दीज डिजीज विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार एज अ ग्रुप, दीज डिजीज आर कॉल्ड एज स्फिंगोलिपिडोसिस। ऑल दीज डिजीज एज अ ग्रुप दे आर कॉल्ड एज स्फिंगोलिपिडोसिस। इन सब में जो सबसे कॉमन है, दैट इज गाउचर डिजीज। ये जितने भी हैं वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्सेप्ट ऑफ द वन, दैट इज फेब्री डिजीज। फेब्री डिजीज जो होता है वो एक्स लिंक रिसेसिव है, बाकी के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। इन सब में हिपेटोस्प्लेनोमेगेली होता है, कुछ को छोड़ के। किस में नहीं होता है? फेब्री में नहीं होता हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, फेब्री, क्रेबे एंड टे-सेक्स, इसमें हिपेटोस्प्लेनोमेगेली नहीं होता, बाकी सब में हिपेटोस्प्लेनोमेगेली होता है। इन सब में सबसे कॉमन है गाउचर, तो वो सबसे ज्यादा एमसीक्यू ही गाउचर से आते हैं। तो अब हम इनकी डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाउचर डिजीज की। देखिए, आपकी और मेरी बॉडी में जो ग्लूकोसेरोसाइड है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है बीटा ग्लूकोसेरोसाइडेज, और आपके और मेरे अंदर तो है, तो आराम से मेटाबोलाइज हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं ये जो बच्चा है 8 साल का, इसके अंदर ये एंजाइम नहीं है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोसेरोसाइड बढ़ेगा, और ये ग्लूकोसेरोसाइड अलग अलग जगह जा जाके डिपॉजिट हो जाएगा, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में ये डिपॉजिट होगा। अगर ग्लूकोसेरोसाइड इन सब जगह पे डिपॉजिट हुआ, लीवर और स्प्लीन में डिपॉजिट होगा, तो लीवर और स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी, मींस इस बच्चे को हिपेटोस्प्लेनोमेगेली होगा।
अगर ये बोन मेरो के अंदर डिपॉजिट होगा तो बोन मेरो काम करना कम कर देगी, देयर इज डिक्रीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द बोन मेरो। और अगर बोन मेरो काम नहीं करेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आरबीसीज नहीं बनेंगे, मतलब इस पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। तो गाउचर डिजीज वाला जो बच्चा होता है वो एनीमिया करके प्रेजेंट करता है। द पेशेंट ऑफ गाउचर डिजीज इज गोइंग टू प्रेजेंट एज एनीमिया पेशेंट, बिकॉज उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल जो है इकट्ठे होते जाएंगे इसके ग्लूकोसेबोसाइड के, और बोन मेरो को खराब कर देंगे। तो मान लेते एक बच्चा आया 8 साल का, उसको एनीमिया हो रखा है, उसको पेलर हो रखा है, उसको थोड़ा सा चलता है, सांस फूल जाता है, एनीमिया का सिम्टम्स है, उसको फटीग है, इरिटेबिलिटी है। आपने उसको लीवर स्क्रीन पल्पेट किया, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली था, तो आपको लग रहा था यार गाउचर तो नहीं है, तो आपने इसका बोन मेरो बायोप्सी किया, क्योंकि बोन मेरो में भी तो ग्लूकोसेबोसाइड एक्यूमुलेट होगा, और ये ग्लूकोसेबोसाइड जो एक्यूमुलेट होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और वो साइटोप्लाज्म नॉर्मली तो आप किसी सेल का साइटोप्लाज्म देखोगे ना तो एकदम साफ दिखेगा, पानी के जैसा स्मूथ। बट इन गाउचर डिजीज में जब आप बोन मेरो बायोप्सी करके जब सेल्स को देखते हो तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही रफ होता है, कुछ इस तरीके का, इट्स लुकिंग वेरी रफ। दिस इज कॉल्ड एज द क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस। क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस आ रहा है। सो अगर आपको बोन मेरो बायोप्सी में इस तरीके का सेल दिख रहा है, क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस जैसा दिख रहा है, इट इज गाउचर डिजीज। द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो आपको करना है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर आप कर सकते हो जीन थेरेपी। इनफैक्ट गाउचर डिजीज वो पहला डिसऑर्डर था जिसको जीन थेरेपी से ठीक किया था। So either you will do the gene therapy or you will do the enzyme replacement therapy. Not the earliest one. I think the first few of the first which was treated by that. But most of the time we will do the enzyme replacement therapy. Coming to the Fabry disease. Fabry disease क्या होता है? हमारी बॉडी में गैलेक्टोसेर्बोसाइड को मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, अल्फा गैलेक्टोसेर्बोसाइडेज। अगर ये एंजाइम नहीं है, if there is deficiency, the reaction will not occur and this is called as Fabry disease. तो इस पेशेंट में गैलेक्टोसेर्बोसाइड बढ़ने लग जाते हैं। गैलेक्टोसेर्बोसाइड के बढ़ने की वजह से पेशेंट को एक तो डायरिया हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैलेक्टोसेर्बोसाइड कुछ इस तरीके के स्मॉल ट्यूमर्स बन जाते हैं, वेरी कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज कॉल्ड एज एंजियोकेरेटोमास। दीज आर कॉल्ड एज एंजियोकेरेटोमास। अगर आप पूरी बायोकेमिस्ट्री में कहीं पे भी किसी भी एमसीक्यू में ये वर्ड देखो एंजियोकेरेटोमा, तो जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए फैब्री डिजीज, और किसी में भी नहीं होते हैं एंजियोकेरेटोमा। तीसरा, गैलेक्टोसेर्बोसाइड की वजह से पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है और उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फैब्री डिजीज। सो द फैब्री डिजीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंजियोकेरेटोमा। ये वर्ड आपको देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फैब्री डिजीज की बात चल रही है। द नेक्स्ट इज द टे-6 डिजीज। टे-6 डिजीज क्या होता है? तो GM2, GM1 नहीं है, GM2 है। GM2 को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें चाहिए हेक्सोसाइमिडेज A। नॉर्मली हमारे न्यूरॉन्स इस तरीके के दिखते हैं। अगर किसी पेशेंट में हेक्सोसाइमिडेज एंजाइम A नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा और उस पेशेंट में GM2 बढ़ने लग जाएगा। अब ये जो GM2 होगा ये न्यूरॉन्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और अगर न्यूरॉन्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो न्यूरोनल स्वेलिंग हो जाएगी, न्यूरोनल थिकनिंग हो जाएगी, न्यूरोनल स्वेलिंग, न्यूरोनल थिकनिंग हो जाती। तो टे-6 डिजीज वाले पेशेंट में एक तो न्यूरोनल थिकनिंग देखने को मिलती है, दूसरा इन GM2 मॉलिक्यूल्स की वजह से जो रेटिना होता है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। नॉर्मली हमारा रेटिना कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन टे-6 डिजीज वाले पेशेंट में रेटिना में कुछ इस तरीके का रेड कलर का डॉट दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज द चेरी रेड स्पॉट। We are going to have the cherry red spot. So GM2, increase in the GM2 is called as the टे-6 disease. And टे-6 disease में एक तो न्यूरोनल थिकनिंग होगा, दूसरा रेटिना के अंदर चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट दूसरे और भी डिजीज में देखने को मिलता है, जैसे कि CRAO आपने पढ़ा होगा ऑफ्थेल्मोलॉजी में, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, उसमें भी मिलता है। सो दैट कैन बी सीन इन सम अदर डिसऑर्डर्स, बट न्यूरोनल थिकनिंग विद चेरी रेड स्पॉट, इफ इट इज देयर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स टे-6। So this is all the examples of the glycolipid. ग्लाइकोलिपिड के बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा ये लंबा डिस्कशन था ग्लाइकोलिपिड का, लेकिन इट वाज वर्थ स्पेंडिंग द टाइम। आपको टेबल याद करना पड़ेगा और इतना डिफिकल्ट नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो याद हो जाएगा। आप हर स्टेप पे ये सोचना कि कंपोजिशन क्या है, क्वेश्चन वही आता है।
सेरेब्रोसाइड, व्हाट इज द कंपोजिशन? आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सेरेब्रोसाइड एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज होगी? फैटी एसिड, स्फिंगोसिन एंड मोनोसेकेराइड। कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड, दैट इज लाइपोप्रोटीन। कॉम्प्लेक्स लिपिड में मैंने आपको बोला था, अगर लिपिड के ऊपर आप कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। सो लाइपोप्रोटीन नाम में समझ में आ रहा है कि वी हैव द लिपिड मॉलिक्यूल्स, और लिपिड के ऊपर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं दैट इज प्रोटीन, और जो प्रोटीन हम ऐड करते हैं दैट इज एपोप्रोटीन। सो इफ यू टेक अ लिपिड मॉलिक्यूल और उसको एपोप्रोटीन के साथ मिक्स कर दो तो उसको हम बोल देते हैं लाइपोप्रोटीन बन गया। ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स इसके सुन रखे होंगे, जैसे कि LDL, HDL, VLDL, ILDL, these all are the कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड प्लस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एपोप्रोटीन। अलग अलग एपोप्रोटीन और अलग अलग लिपिड का कॉम्बिनेशन कर करके हम अलग अलग LDL, VLDL, HDL बनाते हैं। हम लाइपोप्रोटीन्स को अलग से डिस्कस करेंगे कि LDL, HDL, VLDL का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, बट अभी के लिए ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। ये सब लाइपोप्रोटीन से लिपिड प्लस प्रोटीन को मिक्स करके बनाया, इसलिए कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गए। If I go to the Bloor's classification from which we have started this entire discussion, अगर हम ब्लूर क्लासिफिकेशन पे जाते हैं जहां से हमने ये पूरा डिस्कशन चालू किया था, मैंने आपको बोला था लिपिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। सिंपल, जिसमें केवल 2 ही चीजें, फैटी एसिड और एल्कोहल। अगर फैटी एसिड एल्कोहल के साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते उसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स। द थर्ड कैटेगरी वॉज डिराइव लिपिड। लेट्स टॉक अबाउट द डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड क्या होता है? When we talk about the derived lipid, see what we do is, if you take a lipid और उसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ वाटर यू डू द ब्रेकडाउन, आप उसको तोड़ दो। अगर आप किसी लिपिड को तोड़ते हो तो आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेंगे वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स और एक मिलेंगे वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स। तो लिपिड के हाइड्रोलिसिस के बाद जो भी वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड। After the hydrolysis of a lipid, whatever water insoluble things that you get is called as derived lipid. And one of the example is cholesterol. So what is cholesterol? Cholesterol is a derived lipid. कैसे बनता है? हम ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, उसको जब तोड़ते हैं ट्राइग्लिसराइड को तो एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको बताया उस लेक्चर में कि ट्राइग्लिसराइड को हम तोड़ के कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाते हैं। So these are the various types of the lipid, and this is all about the classification of the lipid. Now comes the classification of the fatty acid. फैटी एसिड होता क्या है? फैटी एसिड का मतलब हमें यह पता था, कार्बन चेन विद एसिड। कोई सा भी कार्बन चेन लो और अगर उसके ऊपर आप एसिड ऐड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। सो हियर यू कैन सी देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड इन फ्रंट ऑफ यू। 3 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे वाले में देयर इज 1 डबल बॉन्ड, और तीसरे वाले में देयर इज मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर किसी फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल बॉन्ड होता है और एक ही डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो फैटी एसिड का हम नोमेनक्लेचर समझ रहे हैं कि फैटी एसिड का नाम कैसे देते हैं, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, मोनो पोली क्या होता है। अब क्योंकि आप सेकंड और थर्ड वाला देखो, दोनों में डबल बॉन्ड है। अगर मेरे को आपको यह बताना कि डबल बॉन्ड कौन से और कौन से कार्बन के बीच है तो कैसे बता सकते हैं? मैंने आपको कार्बन नंबरिंग करने के कुछ तरीके बताए थे। एक तरीका यह था, यू कैन स्टार्ट द कार्बन नंबरिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। ये कन्वेंशनल कार्बन नंबरिंग है जो हम हमेशा करते हैं। एक तरीका मैंने और बताया था आपको, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन, देन इज द बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा एंड सो एंड सो। आज हम एक और तरीका सीखते हैं कार्बन नंबरिंग करने का। एक तरीका होता है ओमेगा नंबरिंग। जो सबसे लास्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा कार्बन। सो हम मान लेते हैं दिस इज द ओमेगा 1 कार्बन, द ओमेगा 1, देन इज द ओमेगा 2, ओमेगा 3, 4, 6, 7 एंड 8। यहां पे भी कर देता हूं मैं ओमेगा नंबरिंग। सो आप ओमेगा नंबरिंग भी कर सकते हो। ओमेगा नंबरिंग बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन से करना होता है।
तो आपने देखा होगा, अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट का आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा तो उस पर लिखा रहता है टैबलेट ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर आपने कोई मल्टीविटामिन का टैबलेट देखा है या कभी खाया तो उसके ऊपर लिखा रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इट ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट उसको देता है। लेकिन ये ओमेगा 3 का क्या मतलब है? फैटी एसिड तो हमें समझ में आ रहा है, कार्बन चेन विद एसिड फैटी एसिड, ये ओमेगा 3 का क्या मतलब है? देखिए, आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो है बिटवीन ओमेगा 6 एंड ओमेगा 7 कार्बन। अगर मेरे को आपको लिख के बताना है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में where is the double bond, if you come from the omega side you are going to encounter the first double bond between 6 and 7, so you will write as omega 6। ये जो फैटी एसिड है ये ओमेगा 6 टाइप का फैटी एसिड है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड आपको सबसे पहले टकराएगा वो टकराएगा ओमेगा 6 कार्बन पे। अगर मैं सेम एक्सरसाइज यहाँ पे करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को डिनोट करना चाहता हूँ ओमेगा से, हियर यू कैन सी दैट द डबल बॉन्ड इज बिटवीन ओमेगा 3, ओमेगा 4 and omega 6 and omega 7. So when you come from the omega side, where you are going to encounter the first double bond, that you have to write. क्योंकि सेकंड एग्जांपल में जब आप इस डायरेक्शन से आओगे तो जो सबसे पहला डबल बॉन्ड टकराएगा ओमेगा 3 कार्बन पे टकराएगा, तो हम ये बोलते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है। सो इस तरीके से डिसाइड होता है कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, ओमेगा 10 है। बेसिकली जब आप ओमेगा एंड से आओगे तो सबसे पहला डबल बॉन्ड कहाँ टकरा रहा है वो हम लिखते हैं ओमेगा नंबरिंग के साथ में। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मतलब है कि जब आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जब आप ओमेगा साइड से आते हो तो पहला डबल बॉन्ड ओमेगा 3 और 4 के बीच में मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। नाउ वी आर फेमिलियर विद द टर्म्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनो एंड पॉली। लेट्स सी द एग्जांपल्स। When it comes to the classification of fatty acid, if there is no double bond, this is called as saturated fatty acid. Saturated fatty acid, the examples of the saturated fatty acid, it is lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid. These are the saturated. क्या डिफरेंस है इनमें? कार्बन नंबर्स का। लॉरिक एसिड में 12 कार्बन की चेन है, माइस्टिक 14, 16, स्टीरिक 18 कार्बन चेन। इन दिस देयर इज नो डबल बॉन्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाल्मिटिक एसिड, 16 कार्बन चेन फैटी एसिड। इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं। देयर इज वन डबल बॉन्ड और मोर देन वन डबल बॉन्ड। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर? वन और मोर देन वन। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं पूफा, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा एंड पूफा। मूफा का एक एग्जांपल याद रखना है, ओलेक एसिड। ओलेक एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होता है और वो डबल बॉन्ड होता है ओमेगा 9 और ओमेगा 10 के बीच में, इसलिए हम इसको लिखेंगे दिस इज ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। सो ओलेक एसिड इज अ मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड कौन से और कौन से कार्बन के बीच में? 9 और 10 के बीच में। पूफा के जो एग्जांपल्स हैं, पूफा के टोटल हमारे को बहुत सारे एग्जांपल्स याद करने हैं और इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ पूफा ऐसे होते हैं जब आप ओमेगा एंड से आते हो तो डबल बॉन्ड टकराता है ओमेगा 3 और 4 के बीच में, तो उसको हमने बोल दिया ओमेगा 3 टाइप ऑफ पूफा। और कुछ में ओमेगा 6 और 7 के बीच में टकराता है पहला डबल बॉन्ड, तो उसको बोल दिया ओमेगा 6 टाइप ऑफ पूफा। ओमेगा 3 टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, ओमेगा 3 टाइप्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द एग्जांपल्स आर डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। These are the examples of omega 3 type of polyunsaturated fatty acid. When it comes to omega 6 types, again there are three examples to be remembered: arachidonic acid, linoleic acid, gamma linolenic acid. These are the various examples. ये सारे पूफा के एग्जाम्पल है, मतलब कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। जैसे कि डोकोसा हेक्सानोइक में देयर आर 6 डबल बॉन्ड्स, इकोसा पेंटानोइक में 5 डबल बॉन्ड्स, अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स, लिनोलेनिक एसिड में अल्फा हो या गामा हो 3 डबल बॉन्ड्स,
लिनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड्स, मीन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड तो है ही है. सो this is the classification of the fatty acids. Not very important, but need to pay attention and need to remember that what are saturated, what are unsaturated fatty acid. Unsaturated can be MUFA or can be PUFA. When it comes to the most essential fatty acid, among all of them, the most essential fatty acid, it is linoleic acid. When it comes to semi-essential, it is arachidonic acid. एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है और ब्रेन मैच्योरेशन में हेल्प करता है, बच्चे के ब्रेन मैच्योरेशन में हेल्प करता है. एंड द नेम ऑफ दैट इज डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, मीन्स द DHA. इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वोनिक एसिड. DHA और सर्वोनिक एसिड. देयर इज ओनली वन फैटी एसिड विच इज cardioprotective, that is the omega 3 fatty acids. The one which is cardioprotective is the omega 3 fatty acids. So one should always eat more omega 3 fatty acids. The classification is not very important. These are the few important MCQs to be remembered from this classification of fatty acids. एक और classification होता है fatty acid का, that is the cis fatty acid and the trans fatty acid. आपने सुना भी होगा कि हमें ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए, ट्रांस फैट खाने से कॉलन कैंसर हो जाता है, इट्स कार्सिनोजेनिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस एंड ट्रांस? इफ यू टेक अ फैटी एसिड, और फैटी एसिड का मतलब तो आपको पता है ना, कार्बन चेन विद एसिड. अगर आप एक फैटी एसिड लेते हैं और अगर उसमें डबल बॉन्ड के वहां पे हाइड्रोजन्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं तो उसको बोल दिया सिस फैटी एसिड. लेकिन अगर डबल बॉन्ड के वहां पे हाइड्रोजन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो उसको बोल दिया ट्रांस फैटी एसिड. सो सिस सेम साइड, ट्रांस अपोजिट साइड. ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं दे आर कार्सिनोजेनिक. सो वन शुड ऑलवेज अवॉइड द ट्रांस फैटी एसिड. ट्रांस फैटी एसिड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, दे आर कार्सिनोजेनिक. नाउ पता कैसे लगेगा यार कौन से खाने में ट्रांस फैट है, कैसे अवॉइड करेंगे? तो जब आप बर्गर किंग, मैकडी जाते हो तो वहां पे जो फ्रेंच फ्राइज बनाने का जो ऑयल होता है, आपने देखा होगा बार बार उसी ऑयल में डिप करके बनाते हैं हर बार वो, तो उस ऑयल को बार बार गर्म करते हैं. जब भी किसी भी ऑयल को आप बार बार गर्म करते हो तो उसके सिस फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस में. तो रीहीटेड ऑयल वाला जो फूड होता है उसको हमें अवॉइड करना है. रीहीटेड ऑयल जहां पे भी है उसको हमें अवॉइड करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड्स. The more important was the classification of the lipid, the blue classification, simple lipid, complex lipid, derived lipid. That was very important. Fatty acid classification इतना important नहीं है, और उसमें थोड़ा सा बहुत सारे डिजीज भी है, तो थोड़ा हमें टाइम इन्वेस्ट करना है उन डिजीज को समझने के लिए. नाउ इफ वी समराइज दिस एंटायर चैप्टर, लेट्स डू द क्वेश्चन इन द रिवर्स डायरेक्शन. देयर इज ओनली वन डिजीज विच इज एक्स लिंक रेसेसिव. इन सब में से एक ही डिजीज थी जो एक्स लिंक रेसेसिव थी और उसका नाम था फेब्री डिजीज. फेब्री डिजीज. सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो होता है, सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ विच केमिकल? सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ लेसिथिन. डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसामिनिडेज ए एंड बी बोथ. अगर ए और बी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए उसको हम बोलते हैं सेंड ऑफ डिजीज. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव. डेफिशिएंसी ऑफ बीटा गैलेक्टोसेरोसाइडेज. अल्फा, फा से फेब्री था, बीटा से क्या हो जाएगा? क्रेबे, बकरा. सो इट इज गोइंग टू बी क्रेबे. बीटा गैलेक्टोसेरोसाइडेज डेफिशिएंसी, क्रेबे. अगर किसी बच्चे में एनीमिया है, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली है, इफ देयर इज एनीमिया और हिपेटोस्प्लेनोमेगेली अलॉन्ग विद दैट, वी नीड टू थिंक ऑफ गाउचर डिजीज. गाउचर डिजीज के लिए सोचना है. चेरी रेड स्पॉट विद द न्यूरोनल थिकनिंग. आई टोल्ड यू चेरी रेड स्पॉट विद द न्यूरोनल थिकनिंग. यस, दैट वाज सीन इन Tay Sachs disease. Tay Sachs disease. फोम सेल स्फिंगोमाइलिन अगर मैक्रोफेज के अंदर इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द फोम सेल. इट इज सीन इन द नियमन पिक्स डिजीज. लिनोलेइक एसिड, द ओनली वन इज लेफ्ट हियर. द लिनोलेइक एसिड इज द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड. सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये जितने भी समरी है ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको समरी, जैसे जिस भी वीडियो में आप समरी के वहाँ पहुँचे, आप वीडियो को वहीं पॉज कर दें और वो समरी आप खुद से फिल करो और देखो कि वेदर वी आर एबल टू सॉल्व दैट और नॉट. और हमें ये भी पता लगेगा कि कितना हमें याद हुआ है, राइट? और उसको पेपर पे लिखना है.
and then you can cross check with the answers, right? Thank you.